हेलो फ्रेंड्स। तो अभी लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, उसी को यदि अपन आगे बढ़ाएं तो आगे मैं और बताऊं, लास्ट रिजल्ट ये आया था V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था। जबकि डायग्राम कैसा था आपको ध्यान है, डायग्राम कुछ ऐसा था। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ P और ये कोण है थीटा। अब इसमें पहला केस लगाएं अपन, अक्ष पर विद्युत विभव, अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष कौन सा होता है, ये अक्ष होता है। तो अक्ष पे निकालें तो मतलब ये बिंदु कहाँ होना चाहिए, अक्ष पे। तो अगर इस बिंदु को अक्ष पे लेके आए, P बिंदु को इधर से, तो क्या होगा, ये कोण थीटा का मान कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब ये अक्ष पे आएगा तब इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो अगर P बिंदु को यहाँ अक्ष पे माने तो फिर बताओ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो अक्ष पे थीटा बराबर 0 रखेंगे, इसमें 0 रखो तो कॉस थीटा कॉस 0 का मान 1 होता है। तो अक्ष पे विद्युत विभव आ गया KP अपॉन आर स्क्वायर आ गया। निरक्ष पे निकालें, निरक्ष पर, तो निरक्ष कौन सी रेखा होती है, यही तो होती है। और अगर इस P बिंदु को निरक्ष पे ले लें यहाँ, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, यूँ बताओ, यूँ यहाँ से 90 डिग्री, तो थीटा 90 हो गया। तो निरक्ष पे विद्युत विभव निकालें तो कॉस 90 का मान होता है 0, तो निरक्ष पर विभव आ गया 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत विभव होता है KP अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्ष पर विद्युत विभव सदैव क्या रहता है, बताओ, 0 रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना लास्ट टॉपिक। अब नया टॉपिक आता है आपके पास समविभव पृष्ठ। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, बताओ, समान हो। तो ऐसा विभव क्या कहलाता है, बताओ, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो आप, ऐसा कोई भी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या रहे, समान रहे, तो वो पृष्ठ क्या कहलाता है, बताओ, समविभव पृष्ठ। जैसे अपन मान ले ये कोई पृष्ठ है, अब अगर इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर चेक किया जाए, हर बिंदु पर यदि विभव एक जैसा मिले, विद्युत विभव एक जैसा मिले, उसका मान एक समान मिले, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, बताओ, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यानी ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, बताओ, समविभव पृष्ठ। जैसे अपन बात करें, जैसे बात करते हैं कि एक ये धनावेश है, तो धनावेश से r दूरी पर किसी बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो इस बिंदु P पर विभव कितना होगा, KQ/R। बोलो है, ये फॉर्मूला पढ़ा, KQ/R। अभी बिंदु P यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ऐसे एक वृत्त बना दें, R त्रिज्या का वृत्त, यूं 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 यूं। तो बताओ इस बिंदु पर विभव कितना आएगा, तो दूरी वही R, तो फॉर्मूला वही KQ/R। तो यहाँ KQ/R विभव, यहाँ भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R। मतलब अपन अब 3D में जाएं, गोले की कल्पना करें, एक ऐसे गोले की कल्पना करें, एक काल्पनिक गोला माने जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो उस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, बताओ, KQ/R, क्योंकि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की इस आवेश से दूरी क्या रहेगी, त्रिज्या के बराबर। तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव KQ/R होगा। मतलब पूरा जो गोलीय पृष्ठ है वो कैसा कहलाएगा, बताओ, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। पूरा की पूरा जो गोलीय पृष्ठ है वो कैसा कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो समविभव पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब जैसे आप ऐसे समझिएगा एग्जाम्पल से, जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये मान लेते हैं कि ये समविभव पृष्ठ है, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो पहला पॉइंट देखो आप, ये पहला बिंदु A और ये दूसरा बिंदु B है ना। अब मान लो किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लेके जा रहे हैं, कोई आवेश है Q, इसको बिंदु A से बिंदु B पे ले जाके रखना है।
तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो आपने पढ़ा हुआ दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर वी वी माइनस वी ए बराबर डब्लू अपॉन क्यू नोट। जबकि आपको पता है कि ये समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ है तो ए बिंदु पर विभव और बी बिंदु पर विभव दोनों क्या होने चाहिए बताओ? बराबर। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना चाहिए। तो अगर दोनों बराबर हैं तो बराबर में से घटाएंगे एक दूसरे को तो क्या मिलेगा? 0 बराबर डब्लू बटे क्यू नोट। तो डब्लू कितना आ गया? क्यू नोट इधर गुणा हो जाएगा 0। मतलब समविभव पृष्ठ पर, कोई भी समविभव पृष्ठ है उस पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो याद रहेगा? दूसरी बात देखो, अब समविभव पृष्ठ कैसा होता है? जैसे मान लो कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ऐसे यूं। मतलब ये क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो दूसरी लाइन क्या ध्यान रखनी है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में तो समविभव पृष्ठ जो होगा वो इसके लंबवत होगा सदैव, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? समविभव पृष्ठ सदैव क्या होगा बताओ? इसके लंबवत। कैसे पता लगा बताओ? जैसे गोले की बात कर रहे थे अभी, गोला था जिसके केंद्र पे क्यू आवेश रखा है, तो उसके पूरे पृष्ठ पर आवेश क्या रहेगा बताओ? पूरे पृष्ठ पर विभव एक समान। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ऐसी तो होगी। तो समविभव पृष्ठ कौन सा है? यही तो है। तो इस जगह देखो ये समविभव पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके क्या हो गई बताओ? लंबवत। यहाँ देखो ये समविभव पृष्ठ है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया इसके बताओ? लंबवत। बोलो हुआ है ना? तो विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के लंबवत, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बात कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए दो समविभव पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? समविभव पृष्ठों के लंबवत, तो फिर वो भी एक दूसरे को काटेंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी चालक है, जैसे चालक गोला है, चालक पट्टिका है, चालक कोई भी चीज है, तो चालक वस्तु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कोई भी चालक वस्तु है उसका जो पृष्ठ होगा वो सदैव समविभव पृष्ठ होगा। कारण क्या है कि चालक में जो आवेश का वितरण है वो केवल पृष्ठ पे रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है, ठीक है। तो सामान्यतः किसी भी चालक का पृष्ठ कैसा होता है? समविभव पृष्ठ। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कुछ विशेष स्थितियों के लिए समविभव पृष्ठ बनाओ, तो जो जो संभावित क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे आपको बोल दें कि ये कोई एकल धनावेश रखा हुआ है, धन, कोई धनावेश है Q, इस धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाओ, तो क्या होगा बताओ? इस धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनेगा ऐसा गोलाकार। कैसा बनेगा बताओ? गोलाकार। कोई भी एक निश्चित त्रिज्या का गोला। क्यों बनेगा? मान लो ये Q आवेश है और ये गोले की त्रिज्या R है, तो इसके इस बिंदु पर विभव कितना आएगा? KQ बटे R। और इस बिंदु पर चेक करो तो यहाँ भी कितना आएगा? KQ बटे R। इस गोले के किसी भी बिंदु पर चेक कर लो, सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या रहेगा बताओ? KQ बटे R। मतलब हर बिंदु पर विभव समान रहेगा, रहेगा या नहीं? तो मतलब ये कैसा होगा? समविभव पृष्ठ। मान लें कि कोई ऋणावेश ले लें, यहाँ एकल ऋणावेश, अकेला ऋणावेश है, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा? ऐसा ये गोला बनेगा, गोले की त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि माइनस लेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा? इसका विभव माइनस KQ बटे R, इस बिंदु पे माइनस KQ बटे R, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा? माइनस KQ बटे R। बोलो हो जाएगा? तो मतलब ये जो गोलीय जो पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव माइनस KQ बटे R होगा, मतलब समान होगा। तो एकल धनावेश
या एकल ऋणावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाए जाएं तो कोई भी निश्चित त्रिज्या के गोले बनेंगे। ठीक है। दूसरी बात करें, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ बनाओ। कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया है कि समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, तो इसके लंबवत समतल बनेंगे ऐसे। ये क्या कहलाएंगे बताओ? समविभव पृष्ठ। ये कैसे होंगे बताओ? इसके लंबवत। लंबवत को ऐसे दिखा सकते हो कि रेखा उधर से नीचे की तरफ से आ रही है, ऊपर से निकल के जा रही है। ठीक है, समझ में आया आपकी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे बताओ? इस तरीके से बनेंगे। बोलो बनेंगे या नहीं? क्लियर है? तो ऐसे किसी भी प्रकार के समविभव पृष्ठ पूछे जा सकते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण बताऊं, -q और +q आवेश है और ये 2a दूरी पर स्थित है, ये मध्य बिंदु O है, AB। तो इसके कारण समविभव पृष्ठ क्या होगा? तो मैंने अभी अभी बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बताओ? विद्युत विभव क्या होता है? शून्य। अभी जब वीडियो शुरू किया था, वो लास्ट वाला टॉपिक बताया था, उसमें बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है? शून्य। तो ये वाली रेखा क्या होती है बताओ? निरक्ष। तो निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या मिलेगा बताओ? शून्य। नीचे चेक करो तो भी प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या मिलेगा? शून्य। तो निरक्ष कौन सा होगा? निरक्ष ये वाली रेखा भी निरक्ष होगी। निरक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष के लंब समद्विभाजक। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका लंब समद्विभाजक। तो ये भी निरक्ष है, ये भी निरक्ष है, ये भी निरक्ष है, सब निरक्ष है। तो यूं ये जो पूरा समतल बनेगा, जो ये जो रेखा है, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसके लंबवत, इसका लंब समद्विभाजक जो भी समतल बनेगा वो समतल क्या कहलाएगा? निरक्षीय समतल। ऐसा ये जो समतल बनेगा जो इस विद्युत द्विध्रुव के कैसे लंबवत, तो वो निरक्षीय समतल कहलाएगा। और उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा बताओ? शून्य। और प्रत्येक बिंदु पर शून्य है मतलब हर बिंदु पर विभव क्या है? समान है। तो हर बिंदु पर विभव समान है, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा बताओ? समविभव पृष्ठ। क्लियर है? मान लो कि दो समान आवेश रखे हों, धनावेश धनावेश, अब समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा? तो हमें पता है कि एकल धनावेश के कारण कैसे पृष्ठ बनते हैं? गोलाकार। तो एकल धनावेश के कारण कैसे पृष्ठ बनते हैं? गोलाकार समविभव पृष्ठ। और दोनों पास पास रखे हों तो दोनों का संयोजन होकर पृष्ठ कैसा बनेगा बताओ? ऐसा, ऐसा। इधर गोला और बीच में संयोजन हो जाएगा तो ये 8 की आकृति होना, डंबलाकार बनेगा। तो मतलब दो आवेश जो जिनकी प्रकृति समान है, एक जैसी है, तो उनके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा? डंबलाकार होगा। तो ये था आपके पास समविभव पृष्ठ। फिर अगला टॉपिक लेते हैं अपन, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो देखो आप, विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या संबंध होगा? तो ये अपन हल्का सा बता चुके हैं पहले एक टॉपिक आया था विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव की गणना। तो वहाँ अपन बता चुके हैं पहले विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। अब इसको अपन डीपली पढ़ेंगे पूरी व्याख्या से और 3D में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले अपने समझ में आया था कि विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जा सकता है? -∫E.dr। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य लेते हैं, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाकर रखने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य लेते हैं, तो विभव का फॉर्मूला आता है -∫E.dr। ठीक है, और अगर बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य लेते हैं तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य लेंगे, दिशा बदल जाएगी तो डॉट नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे डॉट हटाओगे cos थीटा आएगा, थीटा का मान जो है वो 180 हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखो आप
ई डॉट डी आर, अपन सदिश रूप में ही हल करें इसको तो माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई डी आर कॉस थीटा। या एक बार रुको, इधर से समाकलन हटाएं, इसको दूसरी तरफ भेजें तो उधर क्या बन जाएगा बताओ, अवकलन। तो समाकलन को उधर भेजें तो ये हो जाएगा, या ऐसे लिख दो डी वी बराबर माइनस ई डी आर, हो गया। डी वी बराबर, अब डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो ई डी आर कॉस थीटा, डी आर को भाग में ले आओ, माइनस को इधर ले आओ तो माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई कॉस थीटा, माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई कॉस थीटा। बोलो आया है नहीं, कोई दिक्कत? माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई कॉस थीटा, है ना। अब मान ले यदि थीटा बराबर 0 है, ये केस लगाया, थीटा बराबर 0 हो, थीटा 0 होने से विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बताओ, अधिकतम। थीटा 0 होने से ये विद्युत क्षेत्र का घटक है ई कॉस थीटा, अगर थीटा 0 रख दिया विद्युत क्षेत्र अधिकतम, अधिकतम विद्युत क्षेत्र के लिए तो थीटा 0 हो तो माइनस डी वी बटे डी आर, मेन फॉर्मूला तो यही है, बस इसमें कंडीशन लगाई तो माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई। बोलो आया नहीं, अगर थीटा बराबर 0 हो तो माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई। तो इससे क्या साबित होता है, क्या सीखने को मिलता है कि डी वी बटे डी आर क्या हो गया बताओ, विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। डी वी बटे डी आर को क्या पढ़ेंगे, आर क्या है दूरी और वी क्या है बताओ विभव, तो विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। बोलो यही पढ़ेंगे या नहीं, विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस चिन्ह का मतलब होता है कि विभव बढ़ रहा है और माइनस चिन्ह का मतलब होता है कि घट रहा है। परिवर्तन की दर है लेकिन माइनस चिन्ह लगा हुआ मतलब घट रहा है। तो इससे क्या पता लगता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी हो रही है, दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी हो रही है, ठीक है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब विद्युत क्षेत्र से दूर जाते जाएंगे, विद्युत क्षेत्र में दूर चलते जाएंगे, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या होती है बताओ, कमी होती है। दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी होती है, क्यों होती है वो आपको पता है कि विभव का फॉर्मूला क्या बताया, के क्यू बटे आर, और दूरी बढ़ाएंगे तो विभव में क्या हो जाएगी बताओ, कमी। दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या होती है बताओ, कमी होती है। बोलो होती है या नहीं, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी होगी। ये यहाँ से भी पता लग रहा है कि दूरी बढ़ने के साथ विभव में कमी होगी, तो ये एक नई राशि बन जाती है, इसको एक नया नाम देते हैं। नया नाम क्या देते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी होगी, तो इसको नया नाम देते हैं ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेड वी। क्या लिखते हैं, ग्रेड वी। और जब ये नाम देते हैं तो ये राशि जो है वो सदिश राशि की तरह व्यवहार करती है। ग्रेड वी लिखेंगे तो ग्रेडियंट वी जो है वो सदिश राशि की तरह व्यवहार करता है। क्यों व्यवहार करता है, यहाँ पे सदिश चिन्ह यहाँ नहीं लगाएंगे, सदिश चिन्ह यही लगाएंगे। क्यों व्यवहार करता है, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है बताओ, सदिश राशि। तो फिर ये राशि भी कैसी होनी चाहिए, सदिश, क्योंकि दो राशियां बराबर कब हो सकती हैं, जब उनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते जाएं तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या होगी बताओ, कमी होगी। मतलब विभव के घटने की दर है, किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ो, जैसे विद्युत क्षेत्र है इधर इस दिशा में, अब पहले अपन यहाँ आए और आगे बढ़ते जाएं तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या आएगी बताओ, कमी आएगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या आती है बताओ, कमी आती है। तो इसको माइनस डी वी बटे डी आर से लिखते हैं, या फिर डी वी बटे डी आर को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेड वी। क्या बोलते हैं बताओ, ग्रेड वी, ग्रेडियंट वी। बोलो क्लियर है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेडियंट v जो है वो एक सदिश राशि होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। इसको हिंदी में अपन बोलें तो हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ग्रेडियंट v को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? ग्रेड v। और ग्रेड v का मतलब क्या हो गया बताओ? dv/dr, मतलब विभव में दूरी के साथ परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा बताओ? विभव प्रवणता। तो ये क्वेश्चन आएगा, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? कि विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, या एकांक दूरी में विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपके पास विभव प्रवणता। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घट रहा है, अगर बढ़ता तो धनात्मक आता। क्लियर है? अब इसी को और अच्छे से समझें फिर से अपन। तो फिर से देखो आप, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, वापस यहीं आ जाऊँ। इसी से समझते हैं वो अपन ये वाला। तो ये वाला यदि अपन समझें तो जैसे मान लें आपके पास ये एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ हो गया S1, इस पृष्ठ का विभव है v, मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव v है। और एक दूसरा पृष्ठ ले लेते हैं अपन S2, ठीक है। इसका विभव थोड़ा कम है, अल्प कमी हो गई विभव में dv की, तो v माइनस dv, इसका विभव कितना मान लिया? v माइनस dv। अब विभव में क्या हो गई? कमी। और विभव में कमी कब होती है? जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी हो गई बताओ? विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई अपनी ये वाली, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो विभव में क्या हो रही है बताओ? कमी। और विभव में कमी किधर होती है? अभी बताया था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी होती है। बोलो यही बताया था यानी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गए, दूरी बढ़ी, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या हो गई बताओ? कमी हो गई। बोलो हुई या नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ आया? अब देखो आगे थोड़ा सा। अब मान ले कि ये अल्प परिवर्तन हुआ, तो इसको डी से लिख रहा हूं मैं, है ना, dv, ये लिख दिया। या डेल से लिख सकते हो आप, डी की जगह क्या लिख दें बताओ? डेल v, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डेल v हो गई। तो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? अब देखना आप, यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊं तो इसी संबंध से क्या मिलता है? माइनस डेल v बटे डेल r बराबर e cos थीटा, माइनस डेल v बटे डेल r बराबर e cos थीटा, माइनस डेल v बटे डेल r बराबर e cos थीटा। ये d लिखा हुआ है d, और ये लिखा हुआ है डेल। डेल मतलब उल्टा 6 डेल। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, आपको यहाँ लिखना है डेल। डेल का मतलब वही है अल्प परिवर्तन, लेकिन यूज कैसे लेना है वो मैं आगे बताऊंगा, क्यों लिखा है यहाँ डेल वो बताऊंगा। तो अभी समझे? तो ये संबंध अपन ने देख लिया। अब यदि इसको अलग अलग अक्षों के अनुदिश लें, अलग अलग अक्षों के अनुदिश, तो कैसे लेंगे? माइनस डेल v एक्स अक्ष के अनुदिश लेते हैं, तो एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी को किससे लिख देंगे? x से, और ये हो जाएगा आपके पास e cos थीटा। हो गया? और e cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ? विद्युत क्षेत्र का x घटक, ex से लिख सकते हो आप, विद्युत क्षेत्र का x घटक। बोलो है कैसे? ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में। जैसे ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में e, और ये कौन है? थीटा। तो इसका ये x घटक कितना हो जाएगा? ये e cos थीटा, और y घटक कितना हो जाएगा? e sin थीटा। बोलो हो जाएगा नहीं? तो e cos थीटा का मतलब क्या हो गया? x दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक। तो e cos थीटा को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ex, मतलब x दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक। तो x दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक के लिए ये फॉर्मूला आ गया। बोलो आया नहीं? तो अगर इसी प्रकार y दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक निकालें y में,
तो y में क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी बटे डेल वाई, x की जगह y लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे ई वाई, और z दिशा में निकालें तो माइनस डेल वी बटे डेल z, और ये हो जाएगा ई जेड, जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र। तो ये अलग अलग दिशाओं में आ गया, 3D में आ गया, तीनों अक्षों के अनुदिश। बोलो आया है नहीं? तो तीनों अक्षों के अनुदिश अगर ये आ गया आपके पास, तो अगर 3D में दिया हो तो अलग अलग अक्ष के अनुदिश भी अपन हल कर सकते हैं या नहीं? x अक्ष के अनुदिश ये फॉर्मूला लगाएंगे, y अक्ष के अनुदिश ये, और z अक्ष के अनुदिश ये। अब अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है 3D में, कुल विद्युत क्षेत्र, तो इन तीनों का क्या करेंगे, सदिश योग, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, Ex, x दिशा में विद्युत क्षेत्र Ex, और i कैप दिशा लगा दी, Ey j कैप। पढ़ाए 11th क्लास में सदिश कैसे लिखते हैं, Ez k कैप, यही तो लिखते हैं। x दिशा में विद्युत क्षेत्र Ex है, तो x दिशा का मतलब दिशा किससे व्यक्त करते हैं, i कैप से। ये परिमाण, ये दिशा, फिर y दिशा में ये परिमाण, ये दिशा, और ये z दिशा में परिमाण और दिशा, तो कुल विद्युत क्षेत्र ये आ गया। अब इनके मान रखें आप, ये वाले यहाँ, तो ये वाले मान रखें, तो E बराबर कितना आ गया, ये रख दो Ex की जगह माइनस डेल वी बटे डेल एक्स, Ey की जगह माइनस डेल बटे, तो माइनस डेल वी बटे डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बटे डेल वाई जे कैप, और माइनस डेल वी बटे डेल जेड के कैप। आ गया, समझा? आप इसमें से कॉमन ले लेते हैं v, तो v कॉमन ले लेते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया और v कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, और प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और गुणा में v। बोलो हो गया है? ऐसा लिख सकते हैं, v को कॉमन ले लिया और माइनस को कॉमन ले लिया, तो कुल मिला के फाइनल रिजल्ट 3D में कितना आ गया, कुल विद्युत क्षेत्र माइनस, ये थोड़ा आगे लिख दो अच्छा लगता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इनटू में आ गया आपके पास v। तो ये आपके पास आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये तो अलग अलग ज्ञात किया था, अलग अलग अक्ष के अनुदिश, और ये आ गया त्रिविमीय में 3D में परिणामी विद्युत क्षेत्र। किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको पता लग गया। बोलो लगा या नहीं? अब इसको अपन, ये जो राशि है इसको अपन किससे व्यक्त कर सकते हैं, एक डेल संकारक होता है, डेल ऑपरेटर होता है। तो ये बड़ी राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए एक डेल ऑपरेटर काम में लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल वी। उल्टा त्रिभुज, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकलन संकारक, या डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, या हिंदी में बोलते हैं नेवला, मतलब सिंबल का नाम है नेवला। ठीक है, तो ये नेवला है, तो ऐसे लिख सकते हैं यूँ। तो नेवला का मीनिंग क्या हो गया, नेवला का मीनिंग हो गया आपके पास माइनस ऑफ आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये हो गया आपके पास इस डेल संकारक का मीनिंग हो गया। बोलो हुआ है नहीं? बोलो कोई दिक्कत? समझ आया आपके यहाँ तक? तो ऐसे 3D में याद कर सकते हैं, है ना। एक ये तीनों दिशाओं में और एक रिलेशन क्या आया था आपके पास, v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, या अभी अपन ने लिखा था माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई कॉस थीटा। बोलो है नहीं? थीटा यदि जीरो कर दें अधिकतम विद्युत क्षेत्र के लिए तो माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई। ठीक है, तो आर की फॉर्म में दिया है तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, और एक्स वाई और जेड की फॉर्म में अगर कुछ दिया है तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अगर मान लो कि आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में अलग अलग दिया, परिणामी निकालना है, तो ये रहा,
इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण कैसे निकालेंगे, Ex, Ey और Ez के मान ज्ञात करो, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा, इसका कैसे निकालते हैं, 11th क्लास में सीखा है, Ex स्क्वायर, Ey स्क्वायर और Ez स्क्वायर। मतलब पहले क्या करो, Ex, Ey, Ez के मान निकालो, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछा तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ तो मैं d बता रहा हूँ और यहाँ बता रहा हूँ डेल, तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो d को बोलते हैं पूर्ण अवकलन और डेल को बोलते हैं आंशिक अवकलन। d को बोलते हैं पूर्ण अवकलन और डेल को बोलते हैं आंशिक अवकलन, ठीक है। तो इनमें क्या अंतर है, तो इसको समझना, न्यूमेरिकल करते समय काम आएगा ये अंतर, टॉपिक में तो काम आएगा नहीं, तो न्यूमेरिकल करते समय काम आएगा। पहले लेता हूं मैं पूर्ण अवकलन, पूर्ण अवकलज या अवकलन, और इधर लेता हूं आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलज या अवकलन। तो देखो क्या होता है पूर्ण अवकलन, आप समझना। जैसे मैंने लिखा, कुछ भी लिख देते, v बराबर एक्स स्क्वायर, मैं बोलूँ पूर्ण अवकलन करो v का x के सापेक्ष, तो dv बटे dx और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, बोलो हो जाएगा। x की घात n का अवकलन क्या होता है, x की घात n का अवकलन पढ़ा था 11th क्लास में, n x की घात n माइनस 1, तो x की घात 2 का क्या हो गया, 2x की घात 2 माइनस 1 मतलब 2x, तो x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। ये हो गया पूर्ण अवकलन, मतलब इसमें विभव x पर निर्भर करता है, तो x के सापेक्ष अवकलन हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखो, v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं बोलूं कि पूर्ण अवकलन करो x के सापेक्ष, तो कैसे करें, यहाँ विभव x पे भी निर्भर करता है और y पे भी निर्भर करता है, और x और y दोनों चर राशियां हैं, वेरिएबल हैं। चर राशियां मतलब x और y के मान समय के साथ परिवर्तित होते हैं, जिससे विभव का मान भी समय के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। तो बताओ मुझे, अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, लेकिन y स्क्वायर का यदि अवकलन करें तो y स्क्वायर का अवकलन आएगा 2y, लेकिन y का x के सापेक्ष किया है इसलिए साथ में क्या लगाएंगे dy बटे dx। ये मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, चैप्टर 2 की कॉपी खोल के देखना, उसमें होगा अस्पष्ट फलनों के अवकलन। तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन में मैंने क्या बताया था कि x वाले पद का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, लेकिन y वाले पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y वाले पद का अवकलन तो हो जाएगा 2y, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो साथ में मल्टीप्लाई में लगाएंगे dy बटे dx, जो ये इंडिकेट करता है कि इस जगह पर y का अवकलन x के सापेक्ष किया गया है। तो ये हो गया पूर्ण अवकलन, ठीक है। जबकि आंशिक अवकलन क्या होता है, तो आंशिक अवकलन देखो आप x y z ये दे दिया मैंने। अब मैं बोलूं कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, ये आंशिक अवकलन है। तो आंशिक अवकलन में क्या कहते हैं अपन कि जिस राशि के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना उसी को चर राशि माना जाएगा, बाकी सभी राशियां क्या मानी जाएंगी, अचर, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो केवल x चर राशि है, बाकी सब अचर है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसका अवकलन करेंगे तो y और z कांस्टेंट है, y और z को तो बाहर ले लेंगे, तो अवकलन केवल किसका करेंगे, x का, तो x का अवकलन हो जाएगा 1। और अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं आप, y के सापेक्ष, तो क्या होगा बताओ, तो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y चर राशि है, केवल y चर राशि है, बाकी अचर हैं, तो अचर राशियों को बाहर ले लेंगे x z और y का अवकलन हो जाएगा 1। z के सापेक्ष कर रहे हैं अपन तो केवल z चर राशि है, बाकी अचर, तो x y बाहर हो जाएगा, z का अवकलन हो जाएगा 1। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें आंशिक अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष,
तो x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, क्योंकि ये चर राशि है, x के सापेक्ष कर रहे हैं। लेकिन y क्या होगी? अचर। आंशिक अवकलन में जिसके सापेक्ष करते हैं वही चर है, बाकी सब अचर। तो अचर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो समझ आया? पूर्ण अवकलन और आंशिक अवकलन में सिर्फ इतना अंतर होता है कि पूर्ण अवकलन में तो हम ये देखते हैं कि राशि कौन कौन सी चर राशियों पर निर्भर करती है और सभी चर राशियों का अवकलन किया जाता है। जबकि आंशिक अवकलन में क्या होता है कि जिस राशि के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं उसी राशि को चर माना जाएगा, बाकी कुछ भी लिखा हो सब क्या होगा बताओ? अचर। विशेष, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल हैं पीछे, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हैं, अंक के क्वेश्चन में भी हैं और उदाहरण भी बहुत सारे उपस्थित हैं। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है। कुछ समझ आया आपके इस चैप्टर में? ठीक है, तो ये अपना चैप्टर 3 जो चल रहा है इसमें डिफरेंस आपको पता है। पहले और दूसरे में विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल पढ़ा, वो सदिश राशियाँ थी। तो सदिश राशियों में जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो आवेश का चिन्ह लेके नहीं चलेंगे, ये विशेष बात है, ध्यान रखना। बहुत गलतियां करोगे, ये से याद नहीं रहता है। तो सदिश राशियां बल और विद्युत क्षेत्र के लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आवेश का चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि बल और विद्युत क्षेत्र सदिश राशियां हैं और सदिश राशियों में चिन्ह से दिशा का पता लगा लेते हैं। जबकि तीसरे चैप्टर में 2 राशि आएंगी, एक तो विद्युत विभव और इसके बाद अब आने वाली है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये दोनों ही अदिश राशियां हैं और अदिश राशियों की कोई दिशा नहीं होती। तो जब अदिश राशियों को हल करेंगे और इनके फॉर्मूले लगाएंगे तो फिर आवेश का चिन्ह साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि आवेश के चिन्ह से दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, जबकि इन राशियों की तो दिशा है ही नहीं, ये तो अदिश राशि है। बोलो है या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आपके पास चैप्टर 3 जो है 2 टॉपिक है इसमें, एक तो विद्युत विभव और एक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जो विद्युत विभव है वो आपका चल रहा है और कंप्लीट होने वाला है, जबकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा बाकी है। तो ये कल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी हो चुके हैं कंप्लीट, तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। ठीक है जी।